नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल पढ़े लिखे लोग भी जो है तंत्र मंत्र के जाल में इस कदर फंस जाते हैं कि उनको भी पता नहीं चलता है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। और इस तंत्र मंत्र के जाल के चक्कर में फंस कर जो है बहुत लोगों का जान चला गया है। तो आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इसी प्रकार से जो है तंत्र मंत्र पर आधारित है। लेकिन अंत होते होते आप इस कहानी में जानिएगा कि बहुत सारे लोग जिन पर डाउट जाएगा, लेकिन ये एक अंत तक जाते जाते ये कहानी कई बार जो है मोड़ लेगी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो 3 फरवरी 2019 के उदयपुर की है। जब एक शाम यानी कहें या रात होने वाला ही था, तभी कुछ लड़के जो है एक पुल से गुजर रहे होते हैं। और जब वो वहां से जा रहे थे तब पुल के नीचे उनका ध्यान जाता है और वो पाते हैं कि वहां पर एक महिला का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसी के नज़दीक में जो है एक कार पलटी हुई है। उसके बाद ये लड़के जो है उस डेड बॉडी को देखने के बाद वहां के नज़दीक के प्रशासन को कॉल करते हैं और उनको सूचना देते हैं। उसके बाद प्रशासन वाले आते हैं और उस डेड बॉडी को यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसी के जस्ट एक दिन बाद जो है यानी 4 फरवरी 2019 को जो है उसी के आसपास के थाने में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया जाता है। और ये गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने वाली जो है चारुलता होती है, जो अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती हैं और वो प्रशासन को बताती हैं कि मेरी बहन जो है कल से गायब चल रही है और अभी तक जो है लौटी नहीं है। उसके बाद चूंकि ये मैसेज जो है सभी थानों में पहुंचाया गया था, उसके बाद चारुलता से संपर्क करके प्रशासन ये कहती है कि एक डेड बॉडी मिला है, आप चाहें तो उनसे जो है देख करके आप शिनाख्त कर सकते हैं कि क्या ये आप ही की बहन है या नहीं। उसके बाद जो है ये चारुलता जाती हैं और उस डेड बॉडी को देखती हैं। उसको बाद वो चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं और वो पाती हैं कि उन्हीं की बहन जिसका नाम जो है रीचा है, उसी का वो डेड बॉडी था। उसके बाद जो है उसका डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती ये था कि आखिर ये मौत था या एक्सीडेंट। चूंकि जहां पर ये जो है इसका लाश मिला था इस महिला का, वहां पर जो है गाड़ी भी पलटा हुआ था और जो है रीचा जो थी वहां पर पुल के नीचे इसका लाश ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब प्रशासन वहां तहकीकात के लिए दूसरे दिन पहुंचती है तो वो पाती है कि आसपास के क्षेत्र में जो है यानी कुछ टोटका किया हुआ है, जैसे सिंदूर या चूड़ी या कुछ कपड़े, ऐसे कुछ टोटका किया हुआ है। और वो ये भी पाती है कि वहाँ पर जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है वो किसी प्रकार से एक्सीडेंट लग ही नहीं रहा है। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है गाड़ियों का तो उसका शीशा फूट जाता है या जो है वो घिसटाता है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत वहाँ पर नहीं दिख रहा था। अब प्रशासन को इनडायरेक्टली ये समझ में आ चुका था कि ये जो है एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये हो सकता है कि जोग टोट का मामला हो। लेकिन प्रशासन जो है हर एंगल पर काम कर रही थी। अब प्रशासन इस महिला के बारे में, रीचा के बारे में और भी गहरे तरीके से जांच पड़ताल करती है तो पता चला कि रीचा का विवाह जो है 2008 में जो है एक लड़के से हुआ था। लेकिन जो है 4 साल बाद ही जो है उस लड़के से तलाक हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो है उसकी एक बेटी होती है। लेकिन तलाक के बाद ये लड़की जो है इस रीचा के माता पिता के साथ रहती है और रीचा जो है कुछ सालों के बाद मुंबई में ही एक दूसरे लड़के से जो है शादी कर लेती है, जो कि पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी को जो है कैंसर था, इस वजह से वो दूसरी शादी किया था। अब प्रशासन जो है सबसे पहले डाउट उसके पास ये आता है कि आखिर हो सकता है कि उसका पहला पति जो है रीचा की को मारा होगा। लेकिन प्रशासन जब इसकी छानबीन कर रही होती है तो पता चला कि ये जो डाइवोर्स जो हुआ था दोनों के बीच काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था, कोई भी विवाद नहीं था और कई सालों से जो है उसका पहला पति जो है इसको कॉल भी नहीं किया था और न एक दूसरे के संपर्क में था। तो यानी पहला पति को भी जो है क्लीन चिट मिल गया था। और जब दूसरे पति की बारी आता है, जो नया पति इसका बना था, उसके बारे में भी जब जांच पड़ताल किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, वो जो है शख्स जो है अपनी पत्नी से जो है काफ़ी प्यार करता है और वो ऐसा कभी कर नहीं सकता है। और अगर उसको मारना ही होता तो वो उदयपुर आकर क्यों मारता, वो मुंबई में ही मारता उसको। यानी उसका दूसरा पति पर भी जो शक जा रहा था
वो भी शक जो है समाप्त हो जाता है। अब तीसरा बात ये आता है कि जब ये जो है ऋचा जो है पहले पति को तलाक देती है, तो इसके पिता को लगता है कि अकेले इसको जीवन जो है अच्छा से नहीं गुजर पाएगा। इस वजह से वो अपनी बेटी के नाम जो है काफ़ी सारा संपत्ति जो है कर देते हैं और इसके वजह से इसका भाई जो है इससे नाराज चलता है। एक तीसरा शक जो है इसके भाई पर भी जाता है, लेकिन प्रशासन जब बारीकी से जांच कर रही थी तो ये भी पता चला कि इसका भाई का भी कोई हाथ नहीं है। अब प्रशासन के पास चूंकि इतनी जांच पड़ताल करने के बावजूद भी कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। अब प्रशासन अभी भी खाली हाथ था। अब प्रशासन को अब एक ही किरण दिखाई दे रहा था जो वहां पर सबूत के तौर पर जो मिले थे, जो जोग टोटमा वाला, अब उसी पर काम करती है। प्रशासन जब उस बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चला कि इस इलाके में काफ़ी जो है जोग टोटमा यानी जो है किया जाता है। और जब इस ऋचा का जो है मौत हुआ था तो बहुत सारे गांव के लोग जो है उसको देखने आए थे। उसी में एक व्यक्ति आया था, प्रदीप, जो कि एक तांत्रिक है और काफ़ी ज़्यादा उसका जो है समाज में रिस्पेक्ट है। और जब प्रदीप से पूछताछ किया गया तो ये प्रदीप बताता है कि ऋचा जो है उसकी शिष्या थी और उसकी सभी कही हुई बातें को मानती थी। अब प्रशासन को एक डाउट तो प्रदीप पर भी जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रशासन के पास पुख्ता सबूत नहीं होता है। अब प्रशासन करे तो क्या करे। अंततः जो है प्रशासन जो है इस ऋचा के 12 साल की बेटी जो थी उससे पूछताछ करता है और पूछताछ में ये पता चला कि वो बताती है कि मेरी माँ जो है 3 तारीख को जो है रात में अकेले निकली थी और ये कह के गई थी कि हम जो है बहुत जल्द यानी 1 घंटे में घर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो लौट के नहीं आती और उसके बाद वो कुछ बता नहीं पाती है। अब प्रशासन को लगता है कि क्यों ना एक अंधेरे में तीर चलाया जाए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अब प्रशासन जो है एक अंधेरे में तीर चलाती है और प्रदीप को थाने बुलाती है और थाने बुलाकर उससे कहती है कि देखो हमको सारा सबूत मिल चुका है और हमको ये भी पता चल चुका है कि ये कत्ल तुम ही ने किया है और यदि तुम हमारा साथ दोगे तो शायद तुमको सजा कम होगा। और जैसे ही ये बात जो है प्रदीप सुनता है वो डर जाता है और तुरंत जो है सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि हाँ, ये कत्ल जो है हमने ही किया है, लेकिन हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ जो है एक लड़का और था और भी वो कहानियां बताना शुरू करता है। अब यहाँ से टर्न लेता है और कहानी। अब उसके बाद एक नया कहानी सामने आता है और नया कहानी सामने ये था कि जहाँ पर ये ऋचा की बेटी जो है जो 12 साल की है वो पढ़ती थी, वहाँ पर ऋचा जो है बार बार अपनी बेटी से मिलने आया करती थी और वो जो स्कूल था वो स्कूल का मालिक जो है उसका नाम भूपेंद्र था और ये इतना ज़्यादा आन जान इसका होता है कि भूपेंद्र से इसको जो है जान पहचान हो जाता है और एक दोस्ती टाइप का बन जाता है। भूपेंद्र उस समय जो है उसका करक हालत चल रहा होता है और भूपेंद्र जो है ऋचा से कुछ पैसे की मदद मांगता है और ऋचा उसको मदद के रूप में जो है 30 लाख रुपए देती है और इसके बदले जो है ऋचा को एक मोटी रकम जो है मिलते रहता है। यानी ब्याज के पैसे से ऋचा इतना ज़्यादा खुश थी, उसको लग रहा था कि भूपेंद्र सब दिन मेरा पैसा रखे रहे और हमको इसी प्रकार से ब्याज देते रहे और हम मस्त से अपना जीवन जीते रहे। भूपेंद्र जो है इसका माली हालत जो है लगातार खराब होते जाता है और भूपेंद्र चाहता है कि किसी प्रकार से यदि ऋचा जो है उससे पैसे यदि नहीं ले तो उसका शायद कुछ हालत में सुधार हो सके और इसके लिए जो है वो टोटका का सहारा लेता है और एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम होता है प्रदीप। वो प्रदीप से मिलता है और प्रदीप को बताता है कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि ऋचा हमसे पैसा न ले और यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो हम तुझको कुछ इनाम के रूप में पैसे देंगे। उसके बाद क्या था, प्रदीप अपने काम पर लग जाता है और ऋचा के घर पर डेली जो है उस या तो कुछ हड्डियां या सिंदूर या कुछ नए कपड़े जो है फेंक देता है, जिससे ऋचा जो है डर जाती है। उसको लगता है कि हमारे घर पर किसी का साया है और इससे हमको जो है निजात पाना चाहिए। और उसके बाद चूंकि ऋचा जो है इससे निजात पाना चाहती थी और ये जो है भूपेंद्र को ये सारी बातें बताती है कि मेरे घर पर कोई टोटका कर रहा है, यदि तुम किसी तांत्रिक को जानते हो तो हमको बताओ, हमको मिलाओ। उसके बाद क्या था, भूपेंद्र कहता है कि हम एक तांत्रिक को जानते हैं जिसका नाम प्रदीप है,
यदि तुम इससे मिलो तो तुम्हारा काम जो है ये कर देगा और तुम्हारे घर पर जो टोटका हो रहा है वो नहीं होगा। उसके बाद ऋचा जो है प्रदीप से मिलती है, प्रदीप को सारी बातें बताती है। उसके बाद प्रदीप कहता है कि जाइए आप अपने घर, कल से आपके घर पर जो है कोई टोटका नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। चूंकि जो करने वाला ही है ये, चूंकि यही प्रदीप ही था जो उसके घर पर टोटका करता था, और ये ऋचा को डराने के लिए यदि वही शख्स कह दे कि आपके घर पर जो है कोई कल से ऐसा नहीं होगा, तो आखिरकार ये दोबारा कैसे हो सकता है। और कल से यही हुआ कि उसके घर पर कोई टोटका और कोई इस टाइप का की चीज़ें नहीं पाया गया। अब ऋचा जो है काफ़ी खुश होती है और उसका विश्वास जो है इस तांत्रिक पर बढ़ जाता है। और उसके बाद चूंकि ये ऋचा का विवाह जिससे हुआ था, उसकी एक और पत्नी थी जो कैंसर से पीड़ित थी। उसका पति जो है ऋचा को भी प्यार करता था, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ता था, उसको भी पूरा समय देता था। इस वजह से वो ऋचा को कम समय देता था। अब ऋचा को लगता है कि यदि मेरी जो सौतन है यदि वो मर जाए तो शायद मेरा हस्बैंड जो है हमको पूरा टाइम देगा। अब इसी बात को लेकर वो फिर से जो है तांत्रिक से मिलती है और बताती है कि मेरी एक सौतन है, यदि तुम इसको रास्ते से हटाने का कोई प्रयास कर सकते हो तो करो। उसके बाद प्रदीप कहता है कि ठीक है, हम कर देते हैं व्यवस्था। और जैसे ये कहता है, कुछ ही दिनों बाद जो है उसकी सौतन का मौत हो जाता है। और जैसे ही उसका मौत होता है, ऋचा का विश्वास जो है प्रदीप पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको लगता है कि ये तांत्रिक जो है काफ़ी ज़बरदस्त है और ये जो भी करता है वही होता है। अब चूंकि ऋचा का इतना ज़्यादा विश्वास जो है तांत्रिक पर हो गया था, उसको लग रहा था कि जो भी ये कहता है वही होता है। अब इसकी सारी बातें को जो है ऋचा मानना शुरू कर देती है। अब ऋचा के मन में एक ये भी बात आ रहा था कि जो हमको ब्याज के रूप में पैसा आता है वो आते रहे, वो ऐसा चाहती थी। चूंकि ये भूपेंद्र को 30 लाख रुपए कर्ज के रूप में दी थी। अब ये तांत्रिक से कहती है कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि भूपेंद्र को जो हम 30 लाख रुपया दिए हैं वो 30 लाख रुपया उसके यहाँ सब दिन बाकी रहे, और वो हमको ब्याज का जो पैसा है हर महीना देते रहे और आराम से ज़िंदगी चलते रहे, और उसको कहीं से और कोई पैसा न मिले। अब ये कहता है कि ठीक है, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन इसके बदले जो है हम कुछ पैसे लेंगे। अब ऋचा कहती कि ठीक है, यदि तुम ये काम कर देते हो तो हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। चूंकि ये प्रदीप जो है पहले से ही भूपेंद्र को जानता था, भूपेंद्र को जा करके ऋचा की सारी बातें उसको बता देता है। उसके बाद भूपेंद्र जो है कहता है कि नहीं, यदि तुम हमारा बात मानते हो तो हम तुमको जो है 2.5 लाख रुपया देंगे, यदि किसी प्रकार से ऋचा को ही रास्ते से हटा दो। अब चूंकि तांत्रिक भी जानता था अपना सच्चाई कि उसके पास कोई ऐसा जादू टोना वाला तंत्र मंत्र नहीं है। अब उसको लगता है कि यदि हमको 2.5 लाख रुपया कमाना है तो ऋचा को जो है मारना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद जो है इसके मन में खुरापाती विचार आता है, और उसके बाद ये ऋचा को कॉल करता है और कहता है कि तुम जो टोटमा जो कराना चाहती थी वो हो जाएगा, लेकिन तुमको आज आना पड़ेगा, लेकिन अकेले आना है, बताना किसी को नहीं है। उसके बाद ऋचा जो है अपने घर से अकेले निकलती है और अपनी बेटी को बता करके आती है कि हम 1 घंटे में वापस आ रहे हैं। और जैसे ही ये तांत्रिक के पास पहुंचती है, तांत्रिक उसको जो है बैठाता है और कहता है कि तुम जो है आंख बंद करो, इसके बाद जो है तंत्र मंत्र शुरू होगा। और जैसे ही वो आंख बंद करती है, पीछे से एक बड़ा सा पत्थर जो है उसके सिर पर मारा जाता है और वो उसका मौत जो है वहीं पर हो जाता है। और उसके बाद जिस गाड़ी से वो वहां पर आई थी, उस गाड़ी को जो है प्यार से जो है उसमें वहीं पर जो है पलट दिया जाता है। और उसके बाद चूंकि जो मामला आप सामने जान ही रहे थे कि पुल के पास जब इसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था तो 4 बच्चे देखे थे। उसके बाद जो है प्रशासन के सामने जो है ये सारी बातें जाती है। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था, जिसमें हर कैरेक्टर जो है शक के दायरे में था और हर कोई एक दूसरे से चतुर बनने का प्रयास कर रहा था, और इसी के चलते जो है इसमें एक कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।